हाँ जी। वेलकम टू राजस्थान क्लासेज। ये आज की हमारी जो क्लास है, ये क्लास फर्स्ट है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अभी हम कंप्यूटर की जो सारी क्लासें हैं वो डे बाय डे रेगुलर अपलोड करेंगे और रेगुलर हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सक्रिय रहेंगे। अभी हम जो क्लासें अपलोड करने वाले हैं या जो पाठ्यक्रम हम शुरू करने वाले हैं राजस्थान क्लासेज में, वो हम RSCIT का शुरू करेंगे। RSCIT का जितना भी पाठ्यक्रम है वो हम ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हम आपको अवेलेबल करवाएंगे। थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों वीडियो हम कोशिश करेंगे थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों हो। इसके साथ ही हम एक टेस्ट सीरीज भी इसी पर शुरू करने वाले हैं, जो कि आगामी भविष्य में होने वाले एग्जाम के लिए आपको फायदेमंद रहेगी। ठीक है, अभी हम RSCIT का जो लेसन 1 है, पहला लेसन है, उसकी हम यहाँ से शुरुआत करने वाले हैं। आशा करता हूँ ये क्लास आप सभी को पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। RSCIT जो है वो आप सभी को पता होगा कौन करवा रहा है। VMOU, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी, जो कि कोटा में एस्टेब्लिश है। इसकी एक संस्था बनाई गई है इसके द्वारा, RKCL करके, राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड करके, उसके द्वारा RSCIT जो कोर्स है वो करवाया जा रहा है। राजस्थान स्टेट कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी करके इसका पूरा नाम है। ये जो RSCIT कोर्स है, ये केवल और केवल एक कंप्यूटर कोर्स नहीं होकर के इसकी उपयोगिता कहां तक बढ़ा दी गई है राजस्थान सरकार के द्वारा, इसको आप समझ लीजिए। राजस्थान सरकार ने इसको एक अनिवार्य कोर्स घोषित कर रखा है, यानी ये कोर्स अनिवार्य है करना सभी के लिए। अभी वर्तमान में जो RSMSSB बोर्ड है, RSMSSB जो हमारा बोर्ड है, जो विभिन्न प्रकार की भर्तियों के लिए फॉर्म आवेदन लेता है, उनकी परीक्षाएं समय समय पर आयोजित करवाता है, वो हमारा बोर्ड है RSMSSB। उसने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि यदि किसी के पास में जो संबंधित भर्ती के लिए आवेदन करने हेतु यदि कोई योग्यता पात्रता जो है वो उस दिनांक तक अवेलेबल नहीं है, तो वो अपात्र माना जाएगा। और उसी पात्रता की दौड़ में RSCIT भी शामिल है। तो कुल मिला के कहें कि हमारे स्टेट लेवल की जो भी भर्तियां आती है उसके लिए RSCIT को कंपलसरी कर दिया गया है, अनिवार्य कर दिया गया है। दूसरी चीज, अनिवार्यता के साथ साथ इस RSCIT कोर्स के अंदर इतनी सारी चीजें ऐड कर दी गई है। बेसिक लेवल की बात करूंगा मैं अभी, केवल बेसिक लेवल की, कंप्यूटर के बेसिक लेवल की इतनी सारी चीजें ऐड कर दी गई है कि यदि आप जो ये 130 घंटे का कोर्स है, ये जो 130 घंटे का कोर्स है, यदि आप इसको रेगुलर करते हैं, रेगुलर करने का मीन्स क्या है यहाँ पर, कि आप रेगुलर क्लास अटेंड करते हैं, प्रैक्टिकल रेगुलर अटेंड कर रहे हैं, थ्योरेटिकल रेगुलर अटेंड कर रहे हैं, अगर वो सारी चीजें आप रेगुलर कर रहे हैं और इस 130 घंटे के कोर्स को प्रॉपरली जिस तरीके से ये बनाया गया है, ठीक वैसे ही अगर आप इसको सीरियस लेकर के पढ़ते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उसके बाद आपको बेसिक कोर्स करने के लिए कहीं अदरवाइज जाने की जरूरत रहेगी। तो इसलिए मैं सबसे पहले तो रिकमेंडेशन तो यही करूंगा कि जो RSCIT जो भी व्यक्ति करे वो रेगुलर जाने की कोशिश करे, रेगुलर ही करे। उसको रेगुलर करने का बहुत बड़ा प्रॉफिट है, क्योंकि इस कोर्स के अंदर अभी हम जैसे जैसे इसकी सभी क्लासों को देखेंगे, सभी क्लासें पढ़ेंगे, तो हमें समझ में आएगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, ये अपडेटेड रहता है हमेशा, ये हमेशा अपडेटेड रहता है। यानी इसने शुरुआत की थी MS ऑफिस 2007 से, फिर 2010 आ गया, फिर मतलब विंडोज 7 के साथ में दो जो MS ऑफिस 2007 था उससे शुरुआत की, फिर 2010 आ गया, इधर विंडो 10 कर दी। अभी वर्तमान में विंडो 11 जो है इसके सिलेबस में है। विंडोज की ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करें तो विंडोज 11 इसके सिलेबस में है। दूसरा, MS ऑफिस अगर ये पूछेगा तो ये 2019 से रिलेटेड सवाल पूछेगा। यानी कुल मिला के बात करें तो ये बिल्कुल एक अपडेटेड वर्जन पे काम करेगा और हमेशा एक अपडेटेड सिलेबस जो है वो इसका तैयार रहता है, उसी के अकॉर्डिंग ये चलता है। कुल मिलाकर के एक RSCIT क्या है, RKCL क्या है, कौन करवा रहा है, इन चीजों को हमने बेसिक तौर पे थोड़ा सा देख लिया है, और RSCIT करना क्यों जरूरी है ये चीज भी हमने देख ली। ठीक है, तो चलिए अब हम लेसन शुरू करते हैं RSCIT क्लास का।
आरसीआईटी का जो वर्तमान अपडेटेड जो सिलेबस है वीएमओयू के द्वारा जारी किया गया है, जो आरसीआईटी करवा रहा है, उसके द्वारा जो जारी किया गया सिलेबस है, उसके अंदर जो पहला लेसन है वो है हमारा कंप्यूटर का परिचय। अब सोचिए कि एक यूनिवर्सिटी है जो सिलेबस तैयार कर रही है, उसने कंप्यूटर का जो सिलेबस तैयार किया है वो सिलेबस भी उन्होंने उस लेवल से तैयार किया है कि कंप्यूटर का परिचय क्या है। एक चीज और बताऊं जो मेरे को बहुत अच्छी लगती है, वो ये कि आरकेसीएल जो है कंप्यूटर की हिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी टॉपिक जो है इसने अपने सिलेबस में रखा ही नहीं है। इसने सारा जो हिस्ट्री का जितना भी मैटर था वो हटा दिया है, बस कुछ एक चीजें रखी है, जैसे कंप्यूटर का जनक कौन है, या कीबोर्ड का जनक कौन है, या कंप्यूटर आर्किटेक्चर का जनक कौन है, माउस का जनक कौन है, इंटरनेट का जनक कौन है, डब्ल्यू की खोजकर्ता कौन है, कुछ ऐसी चीजें हैं वो इन्होंने रखी है, बाकी सारी चीजें इन्होंने हटा दी है। तो चलिए शुरू करते हैं कि कंप्यूटर का परिचय क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर शब्द की। कंप्यूटर शब्द है क्या? कंप्यूटर शब्द बना है कंप्यूट से। किससे बना है ये? कंप्यूट से। और इस कंप्यूट का जो शब्द है, इस शब्द का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है गणना करना। गणना करना यानी कंप्यूटर का जो एक्चुअल मीन निकलता है वो निकलता है कंप्यूटर शब्द से, और कंप्यूट का मतलब क्या होता है? गणना करना। अब यदि मैं कहूं कि कंप्यूटर का काम केवल गणना करना है, कंप्यूटर का काम क्या है? केवल गणना करना है, तो ये बाकी के इसके किए जाने वाले जो 80 से 90% काम है उसकी ये मतलब तौहीन होगी। तो हम ये नहीं कह सकते कि कंप्यूटर का काम केवल गणना करना है। नहीं, कंप्यूटर का काम केवल गणना करना तो नहीं है, ये इससे कहीं आगे बढ़कर है। तो फिर ये इसका नाम कहां से पड़ा, कैसे पड़ा? इसलिए हम चलते हैं थोड़ा सा डिटेल में, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। एक हमने देखा था अबेकस नाम से, है ना। अबेकस एक इस प्रकार की आकृति होती थी। आज भी आपको कहीं ना कहीं आंगनवाड़ी में मिल जाएगी। यदि आंगनवाड़ी में नहीं मिलेगी तो जहां पर वैदिक गणित सिखाई जाती है उन जगहों पर ये आकृति, ये जो चीज है वो आपको देखने को मिल जाएगी। इसमें यहाँ पर मणके पिरोए होते हैं अलग अलग, मतलब मुझे नहीं पता कि इसमें कितने कितने क्या होते हैं, लेकिन कुछ इस प्रकार की जो आकृति है वो आपको यहाँ पे एक अबेकस जो है वो इस प्रकार की एक वस्तु थी जिसका काम क्या होता था? केवल और केवल जोड़ने का। केवल और केवल किसका था? जोड़ का और घटाव का। ये दो काम करता था अबेकस। उसके बाद में धीरे धीरे आगे चलते चलते ये और बढ़ता गया। और इसी क्रम में एक वैज्ञानिक हुए जिनको हम मतलब कंप्यूटर की दुनिया का कह सकते हैं जनक है, फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। वो है कौन? चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज। कहीं कहीं चार्ल्स बेबेज मिलता है, कहीं कहीं चार्ल्स बेबेज मिलता है, दोनों ही नाम सही है, लेकिन चार्ल्स बेबेज इज मोस्टली यूज किया जाता है, वो चार्ल्स बेबेज है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक के बाद एक, दो नहीं तीन कंप्यूटर बनाए थे, एनालिटिकल इंजन बनाया था, लेकिन इन्होंने पूरा एक भी नहीं किया था। अब इस व्यक्ति को फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों कहा जा रहा है? इस व्यक्ति को फादर ऑफ कंप्यूटर इसलिए कहा जा रहा है कि इसने वो सिद्धांत दे दिए, इसने वो प्रिंसिपल दे दिए जिन पर हमारे आज के कंप्यूटर भी काम कर रहे हैं। यानी अगर ये व्यक्ति वो सिद्धांत नहीं देता कि भाई किस सिद्धांत पे कंप्यूटर काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, या क्या करना चाहिए, इसका आर्किटेक्चर क्या है, कहाँ से इनपुट लेना है, कैसे लेना है, क्यों लेना है, और इसको कैसे प्रोसेस करवाना है, अगर ये सारी चीजें चार्ल्स बेबेज ने उस दौर में नहीं बताई होती तो शायद हम आज के इस कंप्यूटर के युग में नहीं बैठे होते। तो इसलिए फादर ऑफ कंप्यूटर हम कहते हैं किसको? चार्ल्स बेबेज को, कंप्यूटर का जनक। कंप्यूटर का जनक। अभी हम बात कर रहे थे कंप्यूटर शब्द की जिसका अर्थ होता है गणना करना, लेकिन वर्तमान में अगर मैं कहूं कि कंप्यूटर का जो काम है वो केवल गणना करना नहीं बचा है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं बात करूं स्कूल की या फिर कॉलेज, यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कोई भी ले लो, स्कूल ले लो, कॉलेज ले लो, या कोई और भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, चाहे वो कोचिंग हो सकता है, बैंक ले लो,
या हॉस्पिटल ले लो आप, यानी आप एरिया सोचिए, आप सेक्टर सोचिए और फिर देखिए कि उसमें कंप्यूटर का यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है। लगभग हमारा जो 90% काम है वो आ चुका है कंप्यूटर पर। और वर्तमान में तो वैसे भी एआई का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, तो हमारा अधिकतर कार्य जो है वो ऑफलाइन की बजाय ऑनलाइन हो गया है। तो कंप्यूटर का परिचय में हमने क्या देखा कि ये कंप्यूटर शब्द से बना है जिसका मतलब होता है गणना करना, लेकिन इसका काम केवल गणना करना नहीं है। चूंकि अब इसका काम गणना करना है, ठीक है ना, इस कंप्यूटर शब्द के हिसाब से इसका काम क्या है, गणना करना। इसलिए कंप्यूटर को जो हिंदी में कहा जाता है वो क्या कहा जाता है, संगणक यंत्र। क्या कहा जाएगा, संगणक यंत्र। तो पूछे कि कंप्यूटर किस शब्द से बना है, तो कंप्यूटर शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है गणना करना। कंप्यूटर को अगर कहे कि हिंदी में क्या कहा जाता है तो उसका जवाब होगा आपका क्या, संगणक यंत्र या संगणक कहा जाता है उसको। अगर पूछे कि कंप्यूटर के जनक कौन है तो वो है हमारे चार्ल्स बेबेज, जो है वो कंप्यूटर के हमारे जनक हैं। गणना करने का मीन्स क्या था कि स्टार्टिंग में जितने भी कंप्यूटर बनाए गए थे वो केवल और केवल गणना पर आधारित थे, केवल और केवल। जैसे पंच कार्ड बनाया था बीच में, एक पंच कार्ड है ना, वो होल के लिए था। वैसे ये कपड़े के डिजाइनिंग के लिए काम में आता था पंच कार्ड, वो भी हमारे 0 और 1 पे काम करता था, उसका काम भी एक लेवल पे गणना करना ही था। तो ये सारा मामला जो है वो है हमारे कंप्यूटर का परिचय में। अब इसका यूज कहाँ कहाँ हो सकता है, यूज हो सकता है स्कूल में हम कर सकते हैं, कॉलेज में कर सकते हैं, बैंक में हो सकता है, हो रहा है, हो सकता नहीं है, हो ही रहा है, हॉस्पिटल में है, या फिर कहीं भी आप किसी भी दुकान पर जाकर के देखेंगे जहां पर मतलब ठीक ठाक भीड़ हो, वहां पर बिल काटने के लिए भी इसका यूज हो रहा है। ठीक है, तो हर एक सेक्टर के अंदर ऑलमोस्ट कंप्यूटर का यूज जो है वो हम देख सकते हैं। अभी आप ऑनलाइन बैठे बैठे, घर बैठे बैठे आप खरीदारी कर रहे हो, उसके पीछे किसका हाथ होता है, कंप्यूटर का। यदि कंप्यूटर नहीं होता तो हम घर बैठे खरीदारी नहीं कर पा रहे होते। तो ये सारी चीजें हैं जिससे हम कंप्यूटर के युग में आज के टाइम में जी रहे हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और एक बहुत बड़ी क्रांति है कंप्यूटर के युग में एआई का आना भी। चलिए इसके बाद हम देखते हैं वर्गीकरण। कंप्यूटर का वर्गीकरण कि ठीक है भाई, हम हॉस्पिटल में काम में ले सकते हैं, स्कूल में काम में ले सकते हैं, बैंकों में हम काम में ले सकते हैं, लेकिन कौन से वाले कंप्यूटर को। अगर मैं बात करूं कंप्यूटर का वर्गीकरण की, अगर बात करते हैं तो देखिए, आकार, भंडारण क्षमता, आकार भंडारण क्षमता के आधार पर यदि मैं कहूं कि कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है, किसके आधार पर, आकार और भंडारण क्षमता के आधार पर यदि पूछे कि कितने भागों में बांटा गया है। एक और है हमारा प्रदर्शन के आधार पर, यानी इनके जो रिजल्ट्स आते हैं, प्रदर्शन जो करते हैं, ये रिजल्ट्स जो देते हैं वो बहुत शानदार देते हैं। तो आकार, भंडारण क्षमता और प्रदर्शन के आधार पर अगर मैं कहूं कि कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है, तो आंसर आएगा कितने, 4 भागों में बांटा गया है। पहला हमारा है कौन सा, सुपर कंप्यूटर। कौन सा है हमारा, सुपर कंप्यूटर। दूसरा आता है हमारा कौन सा, मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर। उसके बाद तीसरा आता है हमारा मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर। और फिर चौथा आता है हमारा माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर। यानी बेसिक सी बात करें, छोटी छोटी अगर हम बात करें तो उसका मतलब क्या है कि कंप्यूटर को अगर आकार के आधार पर पूछ ले, अगर भंडारण क्षमता के आधार पर पूछ ले, या फिर प्रदर्शन के आधार पर पूछ ले,
कि कितने भागों में बांटा गया है, तो वो कितने भागों में है, हमारे 4 भाग हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 पे है सुपर कंप्यूटर, उसके बाद में है मेन फ्रेम कंप्यूटर, उसके बाद में है मिनी कंप्यूटर और उसके बाद में है माइक्रो कंप्यूटर। अब चूंकि देखिए मैंने पहले पहले क्या लिखा है यहाँ पर, मैंने लिखा है आकार के आधार पर। किसके आधार पर? आकार के आधार पर। तो आकार के आधार पर इट मीन्स कि ये होगा सबसे बड़ा, उससे छोटा और सबसे छोटा ये। सुपर कंप्यूटर जो है वो आकार में बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। सुपर कंप्यूटर जो है वो आकार में बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर से छोटे होते हैं लेकिन मिनी कंप्यूटर से बड़े होते हैं। और जो मिनी कंप्यूटर हैं वो माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होंगे लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटे होंगे। और माइक्रो कंप्यूटर है ये सबसे छोटे हैं, ये इन तीनों से छोटे होंगे। इससे माइक्रो कंप्यूटर से छोटा अभी तक कोई कंप्यूटर है नहीं। हाँ, फोन एक हो सकता है, लेकिन फोन को जो कैटेगरीज अगर कहें किस में कैटेगराइज किया गया है तो वो माइक्रो कंप्यूटर के अंडर में इसको कैटेगराइज किया गया है। इसमें हमारा लैपटॉप हो सकता है या फिर पामटॉप हो सकता है या डेस्कटॉप कंप्यूटर है। ये सारे जो कंप्यूटर हैं वो हमारे माइक्रो कंप्यूटर के अंडर में आते हैं। चलिए अभी हम देख लेते हैं एक एक करके चारों को कि सुपर कंप्यूटर किस काम में आते हैं, मेन फ्रेम और मिनी और माइक्रो कंप्यूटर, इन चारों का अलग अलग क्या काम है और ये किस तरीके से काम करते हैं या किस किस एरिया के अंदर ये काम आएंगे हमें। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कौन सा हमारा सुपर कंप्यूटर। सबसे पहले हम देखेंगे सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर मैंने पहले ही सबसे ऊपर यही लिखा है कि आकार में सबसे बड़े, आकार में सबसे बड़े। दूसरा क्या है? सबसे अधिक, सबसे अधिक भंडारण क्षमता। भंडारण क्षमता मतलब डेटा स्टोरेज कह सकते हैं। डेटा स्टोरेज जो करने की जो पावर होती है सुपर कंप्यूटर की वो बहुत हाई होती है। ये बहुत ज्यादा सुपर कंप्यूटर जो है वो बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में डेटा स्टोर कर सकते हैं। इनका यूज कहाँ होगा? यूज, उपयोग इनका कहाँ लिया जाएगा? इनका यूज होता है वैज्ञानिक कार्यों के लिए। वैज्ञानिक कार्य के लिए इनका यूज किया जाता है। जैसे आकाश में अंतरिक्ष में कोई सैटेलाइट हम छोड़ रहे हैं या फिर किसी मौसम के लिए किसी उपग्रह से कोई जानकारी लेनी है, मौसम की जो सटीक भविष्यवाणी जो हम देखते हैं। जैसे आजकल हमारे पास में मैसेज आने लगा है, काफी टाइम से, पिछले काफी टाइम से हमारे पास में एक मैसेज आ रहा है मौसम विभाग की ओर से कि भी अगले 3 घंटों में 4 घंटों में यहाँ पर धूल भरी आंधियां चलने की संभावना है, मेघ गर्जन की संभावना है या फिर बारिश की संभावना है या फिर अगले 9 दिन या अगले 5 दिन, अगले 3 दिन बहुत भयंकर गर्मी पड़ने वाली है या लू चलने वाली है, लू की संभावना है। ये सारी जो मौसम की सटीक भविष्यवाणियां हैं ये कौन सा कंप्यूटर करता है? हमारा सुपर कंप्यूटर करता है। आकार में ये सबसे बड़े होते हैं, सबसे अधिक इनकी भंडारण क्षमता होती है और उसके बाद में ये इनका यूज जो है वो होता है वैज्ञानिकों के द्वारा किया जाता है। जैसे नासा जो है वो हमारा अंतरिक्ष यान कोई लॉन्च कर रहा है उसके लिए, या फिर मौसम की जैसे भविष्यवाणी मैंने बताया इनके लिए, या अंतरिक्ष में कोई खोज करनी होती है उसके लिए भी सुपर कंप्यूटर का यूज किया जाता है। ठीक है, अब देखिए जब आकार में सबसे बड़े होंगे तो ये बेसिक सी कॉमन सेंस की सी बात है कि यदि कोई चीज आकार में बड़ी होगी तो रखने के लिए उसको बड़ी जगह की जरूरत पड़ेगी। यानी हम जैसे एक टेबल पर कंप्यूटर एक रख करके काम कर रहे होते हैं, इनसे हम वैसे काम में नहीं ले सकते, इनको बहुत बड़ी मात्रा की जगह की जरूरत पड़ेगी। दूसरी चीज, जब हमारे एरिया के अंदर अगर बहुत ज्यादा गर्मी हो रही होती है तब हम क्या करते हैं, मतलब कूलर की व्यवस्था या एसी की व्यवस्था की जाती है ना। तो ये जो है इनमें अत्यधिक ताप सहने की क्षमता भी होती है, लेकिन इनको उसी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग मेंटेन भी करना पड़ता है, इसलिए इनको कूलिंग सिस्टम की भी साथ साथ ही जरूरत पड़ती है। अब देखिए और इसके रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, और बन सकता है ये कि पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? पहला सुपर
कंप्यूटर कौन सा था? ये था सी डी सी 6600, CDC 6600 करके था। कब बनाया गया? इसको बनाया कब गया? तो जी अब इसको पूछे तो बता देना कि ये बनाया गया था 1964 के अंदर, 1964 में CDC 6600 नाम का एक सुपर कंप्यूटर बनाया गया था और ये दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर था। अब यदि पूछ ले कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, ये तो है विश्व का पहला। ये तो किसका है? ये तो है विश्व का पहला। ये तो है विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर। अब यदि पूछ ले कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो भारत का जो हमारा पहला सुपर कंप्यूटर था वो था परम। कौन सा था? परम। अभी मैं बता देता हूं। भारत का अगर पूछे कि सुपर कंप्यूटर कौन सा है तो वो है हमारा परम। इंग्लिश में लिख लेना PARAM, परम सुपर कंप्यूटर। अगर पूरा पूछे कि कौन सा था तो परम 10,000 करके इसकी काउंटिंग थी, परम 10000। तो परम 10,000 करके इसकी काउंटिंग थी। लेकिन नॉर्मल पूछा जाता है कि यदि विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर पूछ ले तो ये है कौन सा? CDC 6600, जो 1964 में बनाया गया था। और यदि पूछ ले कि भारत का कौन सा है तो भारत का हमारा है परम 10,000। अब इसके एक दो उदाहरण और लिख लो। एक IBM करके जो कंपनी है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन करके एक कंपनी है, जो बहुत बड़ी मतलब कंपनी है टेक में, बहुत बड़ी एक टेक कंपनी है। उसका एक सुपर कंप्यूटर है IBM। IBM की जो सीरीज है उसका अपना एक सुपर कंप्यूटर है जो IBM के द्वारा बनाया गया था। और कहाँ बनाया गया है? ये कहाँ है? ये है हमारे अमेरिका में। कहाँ है ये? अमेरिका में। अगर जापान का पूछ ले तो जापान में एक कंपनी है फुजित्सु करके है, वो बनाती है। जापान में फुजित्सु के कंप्यूटर नाम का एक सुपर कंप्यूटर है। अगर जापान का पूछे तो फुजित्सु के कंप्यूटर है। अमेरिका का पूछ ले तो IBM सेक्यूविया करके है। और इंडिया का पूछ ले तो इंडिया का पहला है वो है हमारा परम 10,000 या परम सुपर कंप्यूटर है। अगर वर्ल्ड का पूछ ले तो वर्ल्ड का है CDC 6600, CDC 6600 जो है वो हमारा विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर है। ठीक है। यदि जापान का भी आपको लिखना हो तो आप जापान का लिख सकते हैं। ये अमेरिका का है, ये भारत का है, ये विश्व का है। और यहां पे आप लिख लीजिए जापान का सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो एक फुजित्सु नाम की कंपनी है, इसकी सीरीज है के कंप्यूटर, के डैश कंप्यूटर। एक चीज मैं यहां कहना चाहूंगा कि जब भी आप ये क्लास नहीं कोई भी क्लास देखें, कोई भी क्लास में पढ़ें, ऑनलाइन जब आप बैठे होते हैं तो जब आप पहली बार क्लास लेते हैं तो आपके हाथ में एक पेन होना चाहिए, एक कॉपी होनी चाहिए, नोटबुक हो। और जो जो चीजें आपको ठीक लगे वो आप थोड़ा थोड़ा नोट करते जाइए ताकि आपको बाद में भी काम आए वो चीजें और आपके ध्यान में रहे। अब ध्यान रखें कि अगर RSCIT का नाम डाल दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये केवल और केवल RSCIT के काम की क्लास है, नहीं। राजस्थान पुलिस से रिलेटेड जो सिलेबस है उसके अंदर भी ये सारी चीजें पूछी गई है। ठीक है। और रीट का जो एग्जाम है उसमें भी प्रौद्योगिकी के बारे में काफी कुछ दे रखा है। ऐसे छोटे छोटे जितने भी एग्जाम हैं उसमें भी ये बेसिक सारा पूछा जाता है। तो इसलिए अगर केवल एक नाम डाल दिया कि RSCIT है तो केवल इसका मतलब ये नहीं है कि वो RSCIT के ही काम आएगी। वो हर एक जगह पे आपके काम में आ सकती है। आप अपना सिलेबस उठाइए, सिलेबस को मिलान कीजिए और उसके बाद में देखिए कि आपके लिए ये कहाँ तक आपके सिलेबस में फिट बैठती है ये क्लास। ठीक है। तो चलिए अगला कंप्यूटर हम देखते हैं। अगला हमारा कौन सा है? अगला कंप्यूटर है हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर। जिस प्रकार इनका यूज करते हैं वैज्ञानिक, ठीक उसी प्रकार जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है इनका यूज किया जाता है जो बड़े बड़े व्यावसायिक संगठन है। कहाँ यूज किया जाता है? बड़े बिजनेस में। मैं एक बार इतना ही लिख दे रहा हूं, बड़े बिजनेस के अंदर इनका यूज किया जाता है। जो बड़े बड़े वाणिज्यिक संस्थाएं होती है
उनके अंदर इनका यूज किया जाता है। जिनका नेटवर्क बहुत बड़ा फैला होता है उनके लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है उनका यूज किया जाता है। ये सुपर कंप्यूटर से थोड़े से छोटे होते हैं, लेकिन मिनी कंप्यूटर से ये बड़े होंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, आकार में ये सबसे बड़े नहीं है, लेकिन आकार में सुपर कंप्यूटर से छोटे होते हैं। आकार में सुपर कंप्यूटर से छोटे, आकार में ये क्या होते हैं, सुपर कंप्यूटर से छोटे होते हैं। अधिक भंडारण क्षमता होती है इनकी, ये सबसे अधिक में है, लेकिन ये है अधिक भंडारण क्षमता, अधिक भंडारण क्षमता। ठीक है, ये बड़े बिजनेस में काम में लिए जाते हैं, इनका वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए काम में लिया जाता है सुपर कंप्यूटर को, ये मैंने आपको बता ही दिया है। उसके बाद में देखिए, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर है ना, हम अभी बात करते हैं किसकी, मेन फ्रेम कंप्यूटर की। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर के जो उदाहरण हैं वो मैं आपको बता देता हूं। मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन कौन से हैं। एक तो इसी जापान की कंपनी है जो फुजित्सु के करके है, इसका है एक तो IVM सीरीज का है इसका, ICL का VME सीरीज, सॉरी ICL का VME सीरीज है ये, ICL VME, वर्चुअल मशीन एनवायरनमेंट। देखो एक्चुअल में क्या है कि जो फुजित्सु ICL VME वर्चुअल मशीन एनवायरनमेंट, इसने किया क्या, ये जापान की कंपनी है, मैंने आपको बताया ना, ये जो कंपनी है ना, ये कहाँ की है, ये जापान की है। ये जो ICL VME है, ये ICL VME एक्चुअल में एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मेन फ्रेम कंप्यूटर में काम में लिया जाता है। तो किस में काम में लिया जाता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर में काम में लिया जाता है। ठीक है, और दूसरा है एक हिताची करके, आपको ब्रांड नेम पता होगा, हिताची है, Z800 सीरीज है इसकी, Z800 करके सीरीज है। अगर पूछ ले कि निम्न में से कौन सा मेन फ्रेम कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है, तो हमारे लेवल पे जो हमने देखा, हमें दो नाम मिलते हैं, एक फुजित्सु ICL VME वर्चुअल मशीन एनवायरनमेंट करके, और दूसरा है हिताची का Z800 सीरीज है। ये जो सीरीज है ये किस काम में आ रही है, ये हमारा हिताची जो है वो Z800 की सीरीज है, इसने मेन फ्रेम कंप्यूटर डिजाइन किए हैं, और फुजित्सु ने ICL के साथ में VME मशीन लर्निंग लगाई, जो मशीन एनवायरनमेंट बनाया। ICL फुजित्सु का जो ICL है वो है मेन फ्रेम कंप्यूटर, और VME इसके अंदर डाला गया जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है। एक हिताची है Z800 करके, और एक फुजित्सु का है ICL VME करके। तो ये आकार में मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात कर रहा हूं, आकार में क्या होते हैं, सुपर कंप्यूटर से छोटे होते हैं, अधिक भंडारण क्षमता होती है। दूसरा, ये बड़े बिजनेस में बड़ी बड़ी जो वाणिज्यिक कंपनियां होती है उनमें काम में लिए जाते हैं। उदाहरण की अगर बात करें तो फुजित्सु ICL VME, और एक है हिताची की Z800 सीरीज है हमारी। ठीक है, उसके बाद में देखिए अगला हमारा कौन सा है, मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर, अब मैंने कहा कि मिनी कंप्यूटर है तो मेन फ्रेम से छोटे होंगे ये, किससे, मेन फ्रेम से छोटे, मेन फ्रेम से छोटे होते हैं। अब यानी ये सीरीज वाइज चल रहा है कि टॉप पे बैठा है सुपर कंप्यूटर, 2 नंबर पे बैठा है मेन फ्रेम कंप्यूटर, 3 नंबर पे बैठा है मिनी कंप्यूटर, और 4 नंबर पे बैठा है हमारा माइक्रो कंप्यूटर। तो ये है 3 नंबर पे, यानी ये मेन फ्रेम से छोटे होंगे तो माइक्रो से ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। इनकी भी भंडारण क्षमता अधिक होती है, लेकिन मेन फ्रेम से कम होती है। इनकी भी आप लिख सकते हैं भंडारण क्षमता अधिक, अधिक भंडारण क्षमता। जिस प्रकार बहुत बड़ी जो MNCs हैं, MNC का मतलब क्या होता है, मल्टीनेशनल कंपनीज, एक कंपनी है जिसने मतलब पूरे वर्ल्ड के अनेक देशों में अपना व्यापार स्थापित कर रखा है, उनको चाहिए होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। लेकिन एक MNC ना होकर के यदि कोई नेशनल लेवल की कंपनी है, वो कंपनी यूज करती है कौन सा कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर।
वो कंपनी कौन सा कंप्यूटर यूज करेगी? मिनी कंप्यूटर यूज करेगी। ठीक है, मिनी कंप्यूटर के कुछ एक उदाहरण क्या है? ये छोटे व्यवसाय, लिख लीजिए ना, इसको लिख लीजिए, छोटे व्यवसाय के लिए। ठीक है, अब साथ साथ में अगर नोट करते जाएंगे तो बाद में कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, इसलिए इनको थोड़ा सा नोट करते रहें साथ साथ में। देखिए उदाहरण लिख लीजिए क्या है, एक तो है K202, उदाहरण कौन से हैं? मिनी कंप्यूटर के K202 पहला। दूसरा हमारा कौन सा आ रहा है? एक तो आ रहा है K202, एक है टेक्सास इंस्ट्रूमेंट TI-990, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट TI-990, टेक्सास अमेरिका में पड़ता है, एक स्टेट है टेक्सास। और उसके बाद में है मिनी कंप्यूटर का एक उदाहरण है SDS 92। कौन सा है? SDS 92। ध्यान रखना, देखिए SDS 92 है वो है मिनी कंप्यूटर, और CDC है जो है वो है सुपर कंप्यूटर की सीरीज। SDS जो है वो है मिनी कंप्यूटर की सीरीज, CDC जो है वो है किसकी? सुपर कंप्यूटर की सीरीज। क्लियर है? चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या है? माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर में जो हमारे डेस्कटॉप हैं, आपने RSIT में एडमिशन लिया, उसके बाद में आप कंप्यूटर सेंटर पे गए, कंप्यूटर सेंटर पे जाने के बाद में क्या होता है कि आपको थ्योरेटिकल के बाद में जब प्रैक्टिकल पे बिठाया जाता है कंप्यूटर दे करके, उसमें आपको प्रैक्टिकल जब समझा रहे होते हैं तो वहां जो आपके सामने कंप्यूटर पड़ा है वो हमारा कहलाता है कौन सा? डेस्कटॉप कंप्यूटर। उसी का अगर डेस्कटॉप का छोटा रूप है उसको हम कहेंगे क्या? लैपटॉप। लैप यानी गोद, ऐसा कंप्यूटर जिसको गोद में रख करके चलाया जा सके। लैपटॉप का और छोटा रूप है वो है पाम टॉप। पाम यानी हथेली, एक ऐसा कंप्यूटर जिसको हथेली में रख करके चलाया जा सकता है, वो क्या कहलाता है? पाम टॉप। एक आता है PDA। हमारे जितने भी स्मार्टफोन हैं, जितने भी, अब एक पाम टॉप का ही उदाहरण हुआ हमारा, तो जितने भी हमारे स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन ये किसके उदाहरण है? हमारे माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण है। ठीक है, तो चलिए अभी हमने देखा कि कंप्यूटर को आकार, भंडारण क्षमता और प्रदर्शन के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं हमारे? सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, सुपर कंप्यूटर ये आकार में सबसे बड़े होते हैं, सबसे अधिक भंडारण क्षमता इनमें होती है। इनका यूज जो है वो वैज्ञानिक कार्य के लिए किया जाता है, जैसे अंतरिक्ष यान लॉन्च करना या फिर मौसम की भविष्यवाणियां करना, इस प्रकार के जो काम है वो काम लिए जाते हैं किससे? सुपर कंप्यूटर से। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? CDC 6600। कब बना था ये? 1964 में बना था। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? वो था परम, या सीरीज पूछे तो परम 10,000 करके सीरीज थी इसकी। और अगर कोई सुपर कंप्यूटर पूछ ले तो अमेरिका का अगर पूछे तो IBM सीरीज का है, ये स्क्वेइया करके है, और जापान का अगर पूछे तो ये फिजित्सु के कंप्यूटर की जो सीरीज है वो है हमारी सुपर कंप्यूटर की सीरीज। दूसरा मेन फ्रेम पूछे तो ये सुपर कंप्यूटर से छोटे होते हैं, अधिक भंडारण क्षमता होती है, ये बड़े बिजनेस में काम में लिए जाते हैं। सीरीज अगर पूछ ले तो एक तो है जापान की कंपनी है फिजित्सु ICL VME करके। VME जो है वर्चुअल मशीन लर्न एनवायरमेंट प्रोवाइड करता है, ये एक प्रकार का हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए डिजाइन किया हुआ फिजित्सु जापान की कंपनी का। दूसरा हमारा सुपर कंप्यूटर कौन सा है? वो है हिताची की सीरीज है, हिताची कर रहा था इसको, है ना। दूसरा जो है वो है हिताची कंपनी का Z800 सीरीज करके है। तीसरा जो है वो हमारा आता है मिनी कंप्यूटर, ये मेन फ्रेम से छोटे होते हैं, इनकी भंडारण क्षमता अधिक होती है, छोटे व्यवसाय में काम में लिए जाते हैं। सीरीज पूछ ले तो K202 टेक्सास इंस्ट्रूमेंट TI-990, और तीसरा है हमारा SDS 92 करके। माइक्रो कंप्यूटर के अगर उदाहरण पूछे तो माइक्रो कंप्यूटर में है डेस्कटॉप, लैपटॉप, पॉमटॉप, PDA, स्मार्टफोन, जितना भी हम आज के टाइम में यूज कर रहे हैं वो हमारा जो है वो किसमें आता है? हमारे वो आता है माइक्रो कंप्यूटर में। तो चलिए ये था हमारा आज की
क्लास का पहला जो चैप्टर है उसका एक पार्ट था कंप्यूटर का वर्गीकरण और कंप्यूटर का परिचय। अभी ये क्लासें निरंतर आपको मिलती रहेगी, कंटिन्यू चलती रहेगी, तो जुड़े रहिए राजस्थान क्लासेस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।